नमस्कार, सुप्रभातम मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण पे शब्द विचार पे चर्चा करेंगे। तो शब्द विचार पे चर्चा या शब्द विचार पढ़ने के लिए हमने पूर्व में सबसे पहले क्या पढ़ा था? वर्णों को जाना था। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण को शब्द कहते हैं। तो यानी कि वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण, जैसे कि का, स्वर और व्यंजन को हमने मिलाया तो क्या बना? एक जो है आपका वर्ण बना। और उन वर्णों को जब हम मिलाते हैं तब जो है क्या बनता है? शब्द बनता है। अब उसी प्रकार से जैसे कमल को का वर्ण विच्छेद आपने पढ़ा होगा, या वर्ण विच्छेद जो हमने बताया था कि का से स्वर को अलग कर सकते हैं, क्योंकि स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, व्यंजन हमेशा स्वर के अधीन होता है। तो जब कभी किसी व्यंजन में कोई स्वर ना, तो उसमें जो है आ स्वर को निहित मान लिया जाता है। जैसे का से हमने आ को अलग किया, माँ से आ को अलग किया, और जो है माँ से आ को अलग करने के पश्चात हमने क्या किया? माँ से आ को अलग किया, और फिर ला से भी हमने जो है आ को अलग किया। इस प्रकार से जो है हमारा कमल शब्द का यहाँ पे निर्माण हुआ। अब जो है इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि शब्द के भेद, तो शब्द के हम समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, या मैं कह दूं कि हिंदी भाषा में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे अगर एक लाइन में मैं कहूं कि हिंदी भाषा में शब्द जो हैं तीन प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। यानी शब्दों को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को विभाजित कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अब ठीक इसी प्रकार से आप जो है इसको आप आगे भी देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन किस प्रकार से पहले हुआ। आप इनको यहाँ पे देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी हिंदी भाषा में असंख्य शब्द हैं, ये आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी में शब्दों की संख्या अनंत है। तो बोले कि हिंदी भाषा में असंख्य शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से हुई है। किन स्रोतों से? तो अतः हिंदी भाषा भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनी। तो हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि कई भाषाओं के शब्द जो है निहित। देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। अब पहले हमने क्या जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का निर्माण होता है। अब हमने पढ़ा क्या उत्पत्ति के अंदर कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित चार भेद होते हैं, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पहले भी आपने पढ़ा होगा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन चार आधारों पर उत्पत्ति को आधार मान करके, यानी शब्द का जन्म मान करके हम जो है यहाँ से शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भिक्षा, यानी ग्रह, रात्रि, सूर्य इत्यादि। और फिर जो है अगली परिभाषा आप देखेंगे तद्भव शब्द की, कि जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, रात, सूरज इत्यादि। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को मैंने यहाँ पे इकट्ठित किया है, आप इसको देख सकते हैं कि पीत क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अर्थात आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं इस चार्ट में कि अगर जितने भी शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में आपको मिलेंगे वह सारे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं, और उन्हीं का रूपांतरित जो शब्द होता है वह क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। तो पीत का रूपांतरित हिंदी भाषा में हमने क्या किया? पीला किया। भंवर का भंवरा किया हमने। अग्नि को आग किया। गौ का तद्भव रूप क्या होगा? गाय। अब हम अगर इसी प्रकार से प्रश्न आए, आपसे पूछा जाए कि हाथ का तत्सम रूप क्या होगा? तो हस्त। फिर मुंह का तत्सम रूप क्या होगा? मुख। काम का तत्सम रूप क्या होगा? कर्म। या मैं कहूँ दंत का तत्सम रूप तद्भव रूप क्या होगा? दांत। पुत्र का तद्भव रूप क्या होगा? पूत। और विद्युत का तद्भव रूप क्या होगा? बिजली।
श्रावण का तद्भव रूप सावन, श्वास का तद्भव रूप सांस, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरित लिखा हुआ है, तो हरित का तद्भव रूप क्या होगा, हरा। और जो है नव का तद्भव रूप क्या होगा, नव का तद्भव रूप यहाँ पे जो है आप देखेंगे क्या होगा कि नव होगा, तो नव का तद्भव रूप यहाँ पे क्या होगा, नव। और इसके बाद जो है कि क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव रूप क्या होगा, खेत। अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा, आंसू। दुर्बल का तद्भव रूप क्या होगा, दुबला। आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा, अचरज। आम्र का तद्भव रूप क्या होगा, आम। अमूल्य का तद्भव रूप क्या होगा, अनमोल। वधु का तद्भव रूप क्या होगा, बहु। मृत्यु का तद्भव रूप मौत। अगणित का तद्भव रूप क्या होगा, अनगिनत। भिक्षा का तद्भव रूप क्या होगा, भीख। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे तत्सम तद्भव के रूपों को जाना। अब इसके बाद जो है हम आगे क्या जानेंगे, आगे आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है ये इतने ही तत्सम और तद्भव के रूप नहीं होते हैं, के रूप इसी प्रकार से अनेकों होते हैं। अब आगे हम जो है देशज और विदेशज को समझेंगे। तो देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण साधारण बोलचाल से बनकर प्रचलित हो जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना इत्यादि। अब जो है विदेशज शब्द क्या होते हैं, तो विदेशर और विदेशी शब्द या जो हमारी हिंदी भाषा में दूसरी किसी भाषाओं के शब्द होते हैं वह सारे जो है विदेशज होते हैं, चाहे वह चीनी के हो, फ्रांसी के हों, अरबी के हों, उर्दू के हों, फारसी के हों, किसी भी भाषा के हों, हमारी भाषा को छोड़ करके वह जो है हमारे क्या होते हैं, संस्कृत और भाषा को और हिंदी भाषा को छोड़ करके और अन्यत्र किसी भाषा से जो शब्द लिए जाते हैं वे शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे स्कूल, अनार, कैंची, अचार इत्यादि शब्दों को समझ सकते हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे कि मैंने कुछ विदेशज शब्दों की यहाँ पे सूची बनाई है और उन्हीं विदेशज शब्दों की सूची के माध्यम से कुछ विदेशी भाषाओं को हम जो है जानेंगे। जैसे अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं हिंदी में किस प्रकार से आते हैं, कॉलेज, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स इत्यादि। अब इसी प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं कि फारसी भाषा के शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा में किस प्रकार से उपयोग होते हैं। तो हमने देखा आराम, चश्मा, जादू, दुकान, दरबार, नमक, बीमार, बर्फ इत्यादि। फिर इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे कि हमने जो है अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसी, चीनी तथा यूनानी भाषा के शब्दों को हमने यहाँ पे जो है संयोजित किया है। तो अरबी भाषा के शब्दों को हम देखेंगे, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, लायक, औरत इत्यादि। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि तुर्की भाषा के शब्दों का भी हमने यहाँ पे संयोजन किया। देखेंगे कैंची, चेचक, तोप, तलाश, लाश, उर्दू इत्यादि। यानी उर्दू शब्द ही तुर्की भाषा का शब्द है। फिर पुर्तगाली भाषा में आप देखेंगे अचार, आलपीन, कारतूस, अलकतरा, चाबी, बाल्टी, तौलिया इत्यादि। फिर आप आगे देखेंगे फ्रांसी भाषा के शब्दों को भी हिंदी भाषा में लिया जाता है। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हैं, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर। तो जो आप लोग इंजीनियर शब्द सुनते हैं वह कहाँ का है, फ्रांसी भाषा का, फ्रांस देश से आया हुआ है। तो इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल इत्यादि। और चीनी भाषा के भी कुछ 2-4 शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा, आप देखेंगे लीची, चाय, पटाखा इत्यादि। यूनानी भाषा के शब्दों से भी जो है आपके हिंदी भाषा में लिए जाते हैं, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, एटम इत्यादि। अब आगे क्या समझने की आवश्यकता है कि शब्द जो है हमारा अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को जाना कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, शब्दों का जन्म किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कि शब्दों का हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो बोले प्रयोग के आधार पर शब्द जो है हमारे निम्नलिखित भेद होते हैं। मुख्यतः 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। सबसे पहले तो विकारी क्या होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो,
जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब परिवर्तन इसमें होगा, संज्ञा में होगा, सर्वनाम में होगा, क्रिया में होगा और विशेषण में होगा। यानी पार्ट ऑफ स्पीच से आपके चार भागों को हमने यहाँ पे अलग कर दिया है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये क्या होते हैं? विकारी। और अविकारी की बात अगर हम करें तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अब जो लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाए वो विकारी, और जो ना हो अविकारी। तो होंगे क्या क्या नहीं? क्रिया विशेषण जो शब्द होंगे, समुच्चय बोधक जो होंगे, संबंध बोधक होंगे, विस्मयादि बोधक होंगे, वह जो है कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुत्ता का स्त्रीलिंग आपको, या कुत्ता को हम जो है सर्वनाम में या बहुवचन में तो हम कह दें कुत्ता, एक कुत्ते का नाम, कुत्ता जो संज्ञा है उसको हम जो है आपको बहुवचन में कुत्ते कह सकते हैं। या खाता है क्रिया है, खाना क्रिया हुई, और खाती है यह भी क्रिया है। तो खाता क्या हुई? पुल्लिंग के साथ क्रिया उपयोग हुई, और खाती है क्या किसके साथ हुई? स्त्रीलिंग के साथ। इस प्रकार से जो है जो परिवर्तित ना हो वो अविकारी, और जो परिवर्तित हो जाए वो विकारी। तो परिवर्तित कौन कौन होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अब परिवर्तित कौन कौन नहीं होंगे? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। अब जो है तीसरा हमारा जो पार्ट था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार से होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझेंगे क्या रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि नाक, खाल, दाल, जल, यानी कि 2 वर्णों से शब्द जो मिलकर के बनते हैं वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, जो किसी भी प्रकार से तोड़ करके जिनको हम अलग अलग नहीं किया जा सकता। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 अलग अलग शब्दों को मिला करके अपना अर्थ स्थापित करते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जो खंड सार्थक होते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, बबूला। बबूला एक अलग शब्द है, आग अलग शब्द है, लेकिन दोनों मिलकर के एक तरफ की संज्ञा की एक तरफ इंगित करते हैं। इसी प्रकार से पीलापन, दूध वाला, मिठाई वाला, सब्जी वाला इत्यादि जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। और अंतिम में आप देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ जो इन दोनों से विपरीत हो। यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ बताते हो तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो विशेष परंपरा से कैसे बताएंगे? लंबोदर, लंबा होदर, जिसका अर्थात कौन? भगवान गणेश जी। पंकज, पंक यानी क्या होता है? कीचड़, कीचड़ में जो जन्म ले यानी कमल, उसे आप क्या कहते हो? पंकज। चक्रपाणी, जो जिसके हाथों में चक्र हो, भगवान विष्णु। अब इसी तरह से पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, श्वेतांबर। चंद्रशेखर इत्यादि जितने भी जो है इस प्रकार के शब्द होते हैं ये सारे जो है योग रूढ़ शब्द होते हैं। इस प्रकार से आपने जो है शब्द विचार को पहचाना कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, शब्द की रचना किस आधार पर होती है। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम आगे के प्रक्रियाओं, आगे की व्याकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।